माँ जी, यह घर आपका ही नहीं मेरा भी है। 10 बरस बीत गए जब रचना अपने घर यानी अपने ससुराल लौट रही थी। मन के सारे कड़वाहट को दरकिनार करके एक बार फिर से उस आंगन में कदम रखने जा रही थी जहाँ एक समय पैर न रखने की कसम खाई थी। ट्रेन में बैठे बैठे उसका मन अतीत की गलियारियों में घूमने लगा। आज के बाद तुम मेरे घर में पैर नहीं रखोगी, ये मेरा घर है, तुम दहेज में नहीं लाई। और रचना ने शायद पहली बार पलटकर जवाब दिया था, माँ जी, आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई, ये घर मेरे भी पति का है, उस हिसाब से ये मेरा भी घर हुआ। बस रचना की सास ने ये बात सुनकर अपना छाती पीट लिया। कैसी बहू आई है, बिल्कुल निर्लज, बिल्कुल शर्म नहीं है, निकालो इसको यहाँ से। मेरे पति की कमाई खाती है और मुझसे ही जबान लड़ाती है। रचना बस रोए जा रही थी। मन में भरे हुए बहुत दिनों से कड़वे दर्द को आज निकाल दिया। अब उसने भी सोच लिया था अब नहीं रहेगी ऐसी ससुराल में जहाँ रोटी तो मिलती है पर इज्जत नहीं मिलती। आखिर गलती क्या है उसकी? दहेज कम लाई, उनके रिश्तेदारों के मन लायक जेवर और उपहार नहीं लाई या पोता नहीं लाई। कुछ बातें रचना के कानों में तीर की भांति चुभती थी। अरे किस्मत फूट गई, लड़की के माँ बाप ने कुछ नहीं दिया और बीमार लड़की हमारे गले बांध दी। शादी के तुरंत बाद रचना को चिकनगुनिया हो गया था। उसके जोड़ों में हमेशा दर्द रहता था, फिर भी वो अकेले ही सारे घर का काम करती रहती थी। पर रचना की सास हमेशा उसकी कमियां ही निकालती रहती थी और कहती रहती थी, मेरी बहू काम ना करना पड़े इसलिए दर्द का हमेशा बहाना बनाती रहती है। अभी रचना के पति की स्थायी नौकरी नहीं लगी थी, वो भी अभी अपने पापा पर निर्भर था क्योंकि रचना की दादी सास कुछ महीनों की ही मेहमान थी। उनकी पोता बहू देखने की आखिरी इच्छा के कारण जल्दी से राघव की शादी करवा दी गई थी, जबकि राघव की जब तक अच्छी नौकरी न लगे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। एक धरोहर के रूप में पुरखों का बनाया हुआ घर था और राघव के पापा की सरकारी नौकरी थी, पर फिर भी दादी सास की आखिरी इच्छा वहीं तक नहीं थी। जल्द ही परपोता और परपोती देखने की इच्छा दादी सास के मन में जाग उठी। रचना बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि रचना की इच्छा थी कि जब उसके पति की कोई बढ़िया नौकरी लग जाए तब वो आगे परिवार बढ़ाने का सोचे, क्योंकि कुछ दिनों में ही वो उससे एहसास हो गया था कि वो अपने सास ससुर पर आश्रित है, पर किस्मत कहीं भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने कुछ सोचा और अपने पति से बात की, सुनिए जी, क्या मैं कहीं नौकरी देखूं? पर तुम कैसे करोगी? हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, पर जब तक किसी एक की नहीं लगती दूसरे को तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं अच्छा ढूंढ रहा हूँ ना, कहकर राघव आश्वासन देता रहा। इधर रचना के ससुर जी अपनी बहू से नौकरी कराने को राजी नहीं हुए। रचना के पति ने छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली और कुछ समय पश्चात रचना के पैर भारी हो गए। बहुत बहुत बधाई हो विमला जी, मिठाई खिलाओ, अब तो दादी बनने वाली हो। हाँ रे, पोता होगा तो जरूर मिठाई खिलाऊंगी। रचना को लगा सारे सपने तो उसके एक जिम्मेदार बहू बनने में ही चले गए। एक आस जगी कि शायद पोते का मुंह देखकर उसकी सास रवैया थोड़ा ठीक हो जाए, पर यहाँ तो हर छोटी छोटी बात पर उसे ताने दिए जाने लगे। विमला जी रचना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसके कपड़े से लेकर गहने से लेकर उसके खाने पीने, दवा, हर चीज का खर्चा गिनने लगी। राघव हमेशा उसे चुप रहने को ही कहता था, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में भी ये बात खटकती ही थी कि रचना के साथ ज्यादती हो रही है, पर कुछ बोल नहीं पाता था। विमला जी की हिम्मत और बढ़ती गई।
हद तो तब हो गई जब उनके यहाँ पोती ने जन्म लिया और विमला जी दवाइयों के खर्चे, हॉस्पिटल के खर्चे, खाने के खर्चे और तो और रचना के खाने और उसकी बेटी के दूध के खर्चे भी हिसाब लगाने लगी। एक दिन ऐसे ही रचना अपनी बीमार नन्ही सी बेटी को दवा खाने इलाज के लिए ले गई थी। जब रचना वापस लौटी तो विमला जी ने कहा, खुद तो बीमार थी, बेटी भी जनी तो वो भी बीमार निकली। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? राघव ने कहा, और क्या इसकी बीमारी में कम खर्च हुआ जो अब इसकी बेटी में तू खर्च करेगा? माँ, वो मेरी भी बेटी है और आपकी पोती है, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का दी, मेरी ही कमाई खाती है और मुझसे ही। माँ जी, आप लोग हमसे बड़े हैं, इनकी स्थिति आपसे छुपी नहीं है। याद करिए, आपने ही कहा था एक पोते का मुंह बस दिखा दो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ कहा था, पर पोते के लिए, लड़की के लिए नहीं, वो भी बीमार। इससे अच्छा तो होता जन्म लेते ही मर जाती। माँ जी, रचना के आंखों के कोर गीले हो उठे, मातृत्व का दर्द बाहर छलक पड़ा। एक शब्द मुंह से मेरी बेटी के लिए नहीं निकालिएगा, क्या मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही? रचना के अंदर का भी ज्वार भाटा फूट पड़ा। उसने भी कह दिया, माँ जी आप भी ये घर अपने दहेज में नहीं लाई, जैसे आपका है वैसे ही मेरा भी। लेकिन आगे परिस्थितियाँ इतनी बदतर होती चली गई कि वह अपने बच्ची के उज्जवल भविष्य के लिए फिर रचना अपने पति के साथ शहर आ गई। धीरे धीरे सब सीखकर एक स्कूल में बच्ची को पढ़ाकर अपने सपनों को भी पूरा करने लगी। साथ ही और लड़कियों को भी प्रेरित करने लगी कि हर लड़की को अपने सपने को पूरा करने का पूरा हक होता है। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी होने से रचना के विचारों को भी ब्रेक लगी। मम्मी, हम कब पहुँचेंगे दादी के यहाँ? बस कुछ घंटों बाद और समय बदल चुका था। रचना ने अपना दायां पैर बढ़ाया ही था कि उसे अपने वो दिन याद आ गए जब उसकी सास दौड़कर चावल से भरा कलश ले आई और घर की दीवार पर उसकी उंगलियों की छाप धुंधली पड़ चुकी थी। आंगन सूना पड़ा था। बरसों पहले रचना बैठकर ढेर सारे बर्तन मांजा करती थी। अचानक रचना को याद आया, निकल जा मेरे घर से। रचना की आंखों के आंसू थम नहीं रहे थे, पर ये तो उसका अपना घर है। पर उसकी आंख अपनी सास को ढूंढ रही थी। देवर देवरानी अब दूसरी जगह जाकर बस चुके थे। अब घर की एकमात्र मालकिन खटिया पर पड़ी थी। घर की दीवारें मानो चीख चीख कर कह रही थी, रचना ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। विमला देवी अपने शरीर से लाचार हो चुकी थी। रचना को उनकी आंखों में शर्म और पश्चाताप से भीगे आंसू मिले। रचना ने दौड़कर अपनी सासू माँ के पैर छुए विमला देवी के मुंह से बोल फूट पड़े, बहू रचना, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? मुझे माफ कर दे। देख मैं बीमार हूँ और मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसके ससुर जी घर के अंदर से गुड़ लाते हुए बोले, बधाई हो राघव की माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की लक्ष्मी लौट आई। हाँ जी, मेरे ही घर की लक्ष्मी लौट आई, अपने साथ उजाला लेकर। तभी राघव ने कहा, वो उजाला है कहाँ? तभी उजाला आकर दादी के गले में झूल गई और विमला देवी अपनी पोती पर प्यार लुटाने लगी। 10 बरस के बाद फिर से घर की दीवारें चहक उठी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।